हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज एलर्जी। एक ऐसी सेंसिटिविटी जो बहुत सारे बच्चों ने, लोगों ने अपने अंदर फील की होगी एंड द रीजन कैन बी एनीथिंग, राइट। तो आज हम इसी एलर्जी को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत बार आपने देखा होगा कि आपकी स्किन में रैशेस हो जाते हैं, स्किन में रेडनेस हो जाती है, और जहाँ पर रेडनेस होती है वहाँ से आपको एक हीटेड फीलिंग आने लगती है, कुछ गर्म जैसे कुछ लग रहा हो वैसी फीलिंग आने लगती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप कहीं बाहर हो, बहुत हवा चल रही है, उस हवा में कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आप कॉन्टिन्यूसली स्नीज करने लग जाते हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, दीज आर एलर्जीज। सो बेसिकली एलर्जी एक कॉन्सेप्ट है जो इंट्रोड्यूस किया था 1906 में बाय अ विनीस पीडियाट्रिशियन जिनका नाम था क्लेमेंस पर्क्यू। तो इन्होंने ये नोटिस किया कि इनके जितने भी पेशेंट्स हैं वो कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर काफ़ी सेंसिटिव है उनकी बॉडी जो अदरवाइज हार्मलेस सब्सटेंसेस हैं। जैसे हार्मलेस सब्सटेंसेस जैसे कि डस्ट हो गया, जैसे कि पॉलेंस हो गए, जैसे कि कुछ खाने की चीज़ें हो गई। तो इन सब्सटेंसेस को लेके ना उनके कुछ पेशेंट्स काफ़ी सेंसिटिव थे, उनकी बॉडी काफ़ी रिस्पॉन्सेस जनरेट करती थी जब वो लोग इन चीज़ों के टच में आते थे। तो उन्होंने इसको नाम दिया एलर्जी। और एलर्जी का ग्रीक में मतलब होता है अदर वर्क। तो बेसिकली एलर्जी जो है ना वो एक उसको हम एलर्जिक डिजीजेस भी बुलाते हैं। मतलब कुछ ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, लेकिन बाकी सारे जो लोग हैं, जो और लोग हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक सेट ऑफ पीपल है, मान लो 100 लोग हैं, 100 में से 10 ऐसे लोग हैं जो इन्वायरमेंट में कोई ऐसी चीज़ है जिससे, मान लो डस्ट है, और डस्ट से ना उनका इम्यून सिस्टम एकदम हाइपर सेंसिटिव है, एकदम सेंसिटिव हो जाता है उनका इम्यून सिस्टम। लेकिन बाकी के जो 90 लोग हैं उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को बुलाते हैं एलर्जी। तो यहाँ पर हम एक वर्ड सुन रहे हैं, इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम बेसिकली एक डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी का। नाउ अब ये जो एलर्जी होती है ना, एलर्जी कुछ सब्सटेंसेस से होती है। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर 100 लोग हैं ना तो उसमें से 90 ऐसे होंगे ना जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से, लेकिन 10 ऐसे होंगे जो बहुत सिवियरली अफेक्ट होती है जिनकी बॉडी इन पर्टिकुलर सब्सटेंसेस से। तो एलर्जेंस बेसिकली वही सब्सटेंसेस होते हैं जो एलर्जीज कॉज करते हैं। तो कॉमन एलर्जीज हैं डस्ट, स्पोर्स, पॉलन, इंसेक्ट स्टिंग्स, कुछ क्लोथ्स और फूड। तो बहुत सारे तरह के एलर्जन होते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको मशरूम से एलर्जी होती है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें पीनट से एलर्जी होती है। सो देयर आर डिफरेंट रिस्पॉन्सेज दैट आर बॉडी जनरेट्स टू दीज एलर्जेंस, ठीक है। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो मर्जी खाओ, ठीक है, जहां मर्जी घूमो, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। बट दीज सब्सटेंसेज विच कॉजेज एलर्जी, दे आर कॉल्ड एज, जल्दी से बोलो, एलर्जेंस। वेरी गुड, ओके। तो जब भी कोई अनवांटेड पार्टिकल अब हमारी बॉडी में एंटर कर गया है, अब क्या होगा? अब जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना वो प्रोड्यूस करेगा कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स को हम इन शॉर्ट IG भी लिखते हैं। तो जब हम बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो हम देखेंगे कि बहुत सारे तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। तो ये बेसिकली वो प्रोटीन्स होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं किसी एलर्जन के लिए। तो ऐसा है कि अगर आपकी बॉडी है डस्ट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, तो क्या होगा, जब आपकी बॉडी डस्ट के कॉन्टैक्ट में आएगी तो क्या होगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन बनाएगा जो उस पर्टिकुलर डस्ट के अगेंस्ट स्पेसिफिक है और उस डस्ट से होने वाले किसी भी तरह के रिएक्शन से हमारी बॉडी को बचाएगा,
ठीक है। तो हर एक पर्टिकुलर एलर्जन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं विच आर स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर एलर्जन। Clear? Now the proteins they bind to allergen and then WBCs of the cell. तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है ना वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और एक नहीं होता है, बहुत सारे हमारे ब्लड में होते हैं। तो अब प्रोटीन्स होते हैं कुछ जो हमारे एलर्जन से बाइंड करते हैं। सो बेसिकली दे आर द इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो मान लो ये एक डस्ट पार्टिकल आ गया है, तो इससे आके ना हमारा जो स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन है वो बाइंड कर जाएगा, और फिर ये जाके बाइंड कर जाएंगे WBCs। व्हाट आर दीज WBCs? दे आर द वाइट ब्लड सेल्स। और वाइट ब्लड सेल्स का हमने फंक्शन पढ़ा है। क्या फंक्शन है वाइट ब्लड सेल्स का? वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन है हमारी बॉडी को बचाना, हमारी बॉडी का जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे बचाए रखना। ठीक है। तो अब जैसे ही हमारी बॉडी इस एलर्जन के कांटेक्ट में आई है, वैसे ही हमारे अंदर कुछ इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स ट्रिगर हो गए हैं, और इन केमिकल्स को हम बुलाते हैं हिस्टामिन्स। क्या बुलाते हैं? हिस्टामिन्स। सो रिमेंबर दिस वर्ड। सो एज सून एज यू कम इन कॉन्टैक्ट विद एलर्जन, योर बॉडी ट्रिगर्स अ रिस्पॉन्स, releases a chemical for that particular allergen, and that is called as histamines। ठीक है। तो अब ये जो हिस्टामिन होते हैं ना, ये बेसिकली हमारी बॉडी में ना एलर्जिक सिम्टम शो करते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किसी चीज़ से एलर्जी है, या कोई चीज़ ऐसी है जो हमारी बॉडी में कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है? तो उसके लिए हमारी बॉडी में ये जो केमिकल बन रहा है दैट इज हिस्टामिन, ये हिस्टामिन हमारी बॉडी में वो सिम्टम्स लेके आएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी इस पर्टिकुलर सब्सटेंस से थोड़ा प्रॉब्लम, ये पर्टिकुलर सब्सटेंस हमारी बॉडी में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अब ये जो सिम्टम्स हैं एलर्जी के, ये कैसे होते हैं? जैसे कि इन्फ्लेमेशन, आपने देखा होगा कई बार रेडनेस हो जाती है, और फिर वहाँ पर थोड़ी सी स्किन फूल जाती है, और वहीं पर आपको ना थोड़ी बर्निंग सेंसेशन होती है। सो दैट इज इन्फ्लेमेशन। देन स्किन रैशेज और द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंक्यूल्स बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलते हैं एज्मा पेशेंट्स में। तो यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं अंदर से, मतलब कि अदरवाइज वो काफ़ी वाइड होंगी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वो नैरो हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? नैरो। ठीक है। सो दिस इज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। क्लियर? सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ एलर्जी एंड द एलर्जन्स इज क्लियर टू यू। अब हम आगे बढ़ते हैं, जहां पर हम ये देखेंगे कि थ्रू आउट द वर्ल्ड कैसी कैसी एलर्जीज होती हैं। तो बड़ी अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे अगर आप मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज में देखोगे ना, तो लोग ज़्यादा एलर्जिक होते हैं। ठीक है। तो इन कंट्रीज़ में जो ये हमारे एलर्जन्स होते हैं ये काफ़ी कम होते हैं, और यहाँ पर लोग जो है ना वो ज़्यादा एलर्जिक होते हैं। मतलब वो छोटी छोटी चीज़ों में उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी क्रिएट करती है। जैसे 20% ऑफ द पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड आर अफेक्टेड विद एलर्जिक रेनाइटिस, विद व्हाट? एलर्जिक रिनाइटिस। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि रनिंग नोज, नाक जो है वो बहती ही रहती है। अराउंड 6% ऑफ पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड आर हैविंग फूड एलर्जीज। ठीक है। एंड नाउ अराउंड 20% हैव एलर्जिक डर्मेटाइटिस। सो दे हैव एलर्जिक डर्मेटाइटिस, जहाँ पर ये जो सिम्टम्स है ना ये स्किन पे आते हैं, स्किन में रैशेस होना, इन्फ्लेमेशन होना। सो दिस इज़ वेरी कॉमन। इसके सिवा हमारे वर्ल्ड में, थ्रू आउट द वर्ल्ड, अराउंड 1 to 18% ऐसे लोग हैं जिन्हें एज़मा की कंडीशन जिनमें देखी गई है। और जैसे जैसे हमारी बॉडी फास्ट फूड के कांटेक्ट में आती है, जिससे न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं मिलता है, और दूसरा हमारी बॉडी किसी ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स हैं, तो ऐसी चीज़ें फास्ट फूड और पॉल्यूटेंट्स हमारी बॉडी को ज़्यादा ससेप्टेबल बनाती हैं टुवर्ड्स दीज एलर्जीज।
ठीक है। सो आई होप इतना जो कॉन्सेप्ट है एलर्जी का वो समझ आ गया है। तो अगर कोई भी डाउट है प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnerhub.com। नाउ कमिंग ऑन टू द एंट्री रूट फॉर एलर्जीज। तो एलर्जीज का एंट्री रूट क्या है? तो मतलब कि ये जो एलर्जेंस है ना, ये एंटर कहाँ से हो रहे हैं? तो एंटर ये हो रहे हैं 3 जगह से, स्किन, माउथ एंड नोज। स्किन से कैसे? मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे हमारी बॉडी सेंसिटिव है, तो हमारी बॉडी जब हमारी स्किन के कांटेक्ट में वो चीज आती है तो हमारी बॉडी एक हाइपर सेंसिटिविटी से जो है वो जनरेट करती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि लेटेक्स या फिर कुछ ऐसे क्लोथ्स या फिर इंसेक्ट बाइट्स जो हैं, ये हमारी बॉडी में जनरेट करती हैं कुछ रिस्पॉन्स, कुछ एलर्जिक रिस्पॉन्सेज। दूसरा है माउथ। तो माउथ में से कौन से एलर्जेंस एंटर करेंगे? ऑफ कोर्स वही करेंगे जो चीजें हम खाएंगे। तो अराउंड 90% ऑफ these allergies are related, they are caused by basically the cow milk, soya, eggs, wheat, peanuts, fish and the shellfish। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे माउथ में एलर्जीज को जनरेट करती हैं। अब बाकी जो मिल्क है, अब मिल्क के लिए ना बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मिल्क के लिए एलर्जिक होते हैं। मतलब कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनको गोट का मिल्क टॉलरेट नहीं होता, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें काऊ मिल्क भी इवन टॉलरेट नहीं होता है। तो जैसे ही वो मिल्क कंज्यूम करते हैं, जैसे ही वो दूध पीते हैं, वैसे ही उनकी बॉडी जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी जनरेट करने लग जाती है। मतलब एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जिक रिस्पॉन्स जो है वो एकदम बढ़ने लग जाता है, ट्रिगर हो जाती है एलर्जी उनके अंदर। सो मेनी ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू आउट द वर्ल्ड आर एलर्जिक टू मिल्क एंड दोज हु आर एलर्जिक टू मिल्क, उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो पूरे के पूरे डेयरी प्रोडक्ट्स को एलर्जिक है। मतलब जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उन सब के लिए इनकी बॉडी सेंसिटिव है। ठीक है, तो मतलब वो चीज़ हो, कर्ड हो, पनीर हो, वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खा सकते हैं जो डेयरी प्रोडक्ट है। क्लियर? अब उसके बाद आती है द थर्ड एंट्री फॉर एलर्जीज, दैट इज नोज। तो नोज की बात करें, सो नोज की तरह मतलब जो हवा से चीज़ हमारे अंदर जाएगी, कौन कौन सी जा सकती है? डस्ट पार्टिकल्स जा सकते हैं, पॉलन्स जा सकते हैं, वैसे ही कुछ केमिकल्स जा सकते हैं, स्पोर्स जा सकते हैं। तो ये सारे हमारी बॉडी के अंदर कुछ रिएक्शंस इनिशिएट करते हैं, एलर्जीज जनरेट करते हैं। क्लियर? सो आई होप द एंट्री रूट फॉर दीज एलर्जीज इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ कमिंग ऑन टू द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एलर्जीज। तो हमारी बॉडी में ना एलर्जी के बहुत सारे साइंस और सिम्टम्स देखे गए हैं। जैसे कि जो एलर्जीज होते हैं उनके रूट क्या हैं? या तो हवा से आएगा, या इंसेक्ट से आएगा, या फिर किसी खाने वाली चीज़ से आएगा। इवन कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनसे ये एलर्जिक रिस्पॉन्सेस ट्रिगर होते हैं। तो हमारी बॉडी में सबसे पहला जो तरीका है वो है एयरबॉर्न एलर्जेंस, मतलब हवा के थ्रू हमारी बॉडी में एलर्जेंस का आना। तो इसमें ये देखा गया है कि हमारी नोज़ में, जैसे मान लो कहीं पर भी बहुत ज़्यादा डस्ट है या पॉल्यूशन है, तो वहाँ पर नोज़ में इरिटेशन होने लग जाती है। आप कॉन्टिन्यूसली कफ करते हो, स्नीज करते हो, इवन हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें ज़्यादा म्यूकस बनने लग जाता है जिसे हम बार बार स्पिट आउट करते हैं। उसके सिवा हमारी जो बॉडी है ना, जो स्किन है, स्किन में भी आपको रैशेस देखने को मिलते हैं एंड देन द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कैन ऑल्सो बी सीन। तो मतलब ये जो एयरबॉर्न पैथोजेंस है ना, या एयरबॉर्न एलर्जेंस हैं, ये मेनली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो यहां पर कफ, देन स्नीज, then what else, then watery eyes because eyes are also very much in contact with the air। ठीक है, बाकी स्किन में आपको itching होना, right, then shortness of breath। So these are certain signs and symptoms of allergy which is caused due to the airborne allergens। The second one is the food borne allergies। तो मतलब हमने कुछ ऐसा खा लिया है जिसकी वजह से अब हमारी बॉडी कुछ रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है। तो जब भी फूड बॉर्न एलर्जीज होती है ना, उनका
बहुत ही सीधे सीधे से असर पड़ता है हमारे पेट पर। तो या तो पेट में दर्द होने लग जाएगी, ब्लोटिंग होने लग जाएगी, या फिर आप वॉमिट करना शुरू कर दोगे, या डायरिया हो जाएगा, स्किन इची हो जाएगी, या फिर स्किन में आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो ये सारे के सारे हैं हमारे फूड बॉर्न एलर्जीज। ठीक है, सो दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द फूड बॉर्न एलर्जीज। आपको हर एक के पता होने चाहिए। ठीक है, लेट अस नाउ टॉक अबाउट द इंसेक्ट बाइट एंड द रिएक्शन टू एंटीबायोटिक्स। तो अगर हम इंसेक्ट बाइट और एंटीबायोटिक्स के रिएक्शंस की बात करें तो एंटीबायोटिक्स में लोग काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स के, जैसे कि पेनिसिलिन और एस्पिरिन। तो ये वो एंटीबायोटिक्स है जिससे जो मोस्ट कॉमनली जिनसे लोग एलर्जिक होते हैं। तो यहाँ पर ना जब भी कोई इंसान इन एलर्जेंस के कांटेक्ट में आता है तो उनकी बॉडी में एक नहीं बट बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं, और जिसे हम बुलाते हैं एनाफाइलेक्सिस। तो एनाफाइलेक्सिस मतलब एक ऐसी कंडीशन है जहां पर एक ऑर्गन अफेक्ट नहीं हो रहा है, जहां पर मल्टीपल ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहे हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम भी हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स भी हो रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स भी हो रहे हैं। तो इनमें क्या क्या देखने को मिलता है? इनमें स्किन में रेडनेस देखने को मिलेगी, रैशेस देखने को मिलेंगे, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, ब्रोंकायो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड इवन लो बीपी। तो ये सारे के सारे रिस्पॉन्सेज हमें इन उस इंसान में देखने को मिलेंगे, या ये वो साइंस और सिम्टम्स हैं एलर्जीज के जो इंसेक्ट बाइट या फिर एंटीबायोटिक्स की वजह से होती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द कॉमन एलर्जिक रिएक्शंस, जिसमें सबसे पहले है हे फीवर। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टू द पॉलेंस। तो ये हमें देखने को मिलता है जब फ्लावर्स ओपन होते हैं। तो बेसिकली जब फ्लावर्स मैच्योर होते हैं और उनके एंथर से, तो एंथर याद है, सो दिस इज द स्टेमन। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज स्टेमन। स्टेमन में दिस वन इज फिलामेंट एंड ओवर हियर इज एंथर। एंथर में होते हैं क्या? पॉलेंस। तो जब हमारा फ्लावर मैच्योर होता है, ये एंथर बर्स्ट होता है, पॉलेंस बाहर निकलते हैं, हवा में होते हैं, तो उस टाइम कुछ लोगों में क्या होता है कि उनका जो नेसल पैसेज है ना, ये सेंसिटिव हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा म्यूकस बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से रनिंग नोज और स्नीजिंग देखा जाता है। इवन ये सिर्फ हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को ही नहीं, हमारी आईज को भी अफेक्ट करता है, जिसमें हमारी आईज इची हो जाती हैं, सौर हो जाती हैं और वीपी हो जाती है, मतलब पानी निकलता है, आईज में इचिंग होती है। सो दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ हे फीवर। तो यहाँ पर जब एक इंसान एक हद से ज़्यादा स्नीज कर रहा है या बहुत ज़्यादा वाटरी आइज़ है, बहुत ज़्यादा इचिंग है आइज़ में, तो उस कंडीशन को हम बुलाते हैं, उस कंडीशन में हम ये बोलते हैं कि दिस पर्सन इज़ एलर्जिक टू द पॉलेंस और दिस पर्सन हैज़ हे फीवर, right? So this is the first common allergic reaction that we see around us. Now coming on to the next condition, that is asthma. एज़मा जिसे हम अपनी कंट्री में बहुत कॉमनली अस्थमा बुलाते हैं। तो ये वो कंडीशन है जहाँ पर जो ब्रोंक्यूल्स हैं, जो वॉल्स की जो ब्रोंक्यूल की वॉल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। बेसिकली क्या होता है कि वैसे ये वाइड होती हैं, लेकिन इस कंडीशन में ये जो वॉल्स हैं ये काफ़ी नैरो हो जाती हैं, और यहाँ पर जो ये ट्यूब्स हैं ये नैरो हो जाती है, तो एयर का जो पैसेज है ना वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट होता है, एयर को थोड़ी कम जगह मिलती है पास होने में। तो उस कंडीशन में एक इंसान को थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है ब्रीदिंग के लिए, और ये पॉलेंस की वजह से भी हो सकता है, डस्ट की वजह से भी, या फिर बहुत ओकेजनली ये किसी फूड की वजह से होता है। मेनली इसका रीज़न डस्ट और पॉलेंस होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना कि कई बार जब किसी भी इंसान को अगर ऐसा लगे कि मुझे सांस नहीं आ रही है, तो वो ऑटोमेटिकली नर्वस होने लग जाता है, वो ऑटोमेटिकली उस टेंशन में आ जाता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन जो है ये और भी वर्स हो जाती है। तो ये बहुत ही ये एक तरह से बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, लेकिन इसको ईजिली हम लोग मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं। तो मेडिसिन का यूज़ करके ये यहाँ पर जो वॉल्स हैं उनको रिलैक्स कर सकते हैं, और जैसे ही वॉल्स रिलैक्स होंगी जो ट्यूब का पैसेज है वो ब्रॉड हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, और एयर जो है वो ईजिली पास कर पाएगी, मूव कर पाएगी इसके थ्रू। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऐसे पेशेंट के लिए जिसको एज़मा हो कि
डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, नर्वस नहीं होना है, ठीक है। सो दिस विल ऑटोमेटिकली कम डाउन एज the person will be given medicines. The next condition is hives. तो hives बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जहां पर हमारी बॉडी में स्किन का जो कुछ पैच है ना वो थोड़ा फूल जाता है, या फिर पेल रेड बम्प्स हमें देखने को मिलते हैं, या फिर हमें पैचेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारी बॉडी ना कुछ एलर्जिक कुछ चीज़ों से एलर्जिक हो जाती है और एलर्जिक रिएक्शन शो करती है। और ये जो एलर्जेंस हैं ये फूड भी हो सकता है और ये मेडिसिन भी हो सकता है कि कुछ खाया और उसकी वजह से हमारी बॉडी में ये एलर्जी प्रोड्यूस हुई है, या फिर कोई हमने मेडिसिन ऐसी ली है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है। सो दिस इज द थर्ड type of allergic reaction, that is hives. Now the last one is anaphylaxis. Anaphylaxis एक sudden allergic reaction है। कैसा है? एक sudden allergic reaction जहां पर हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो एकदम डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पर बीपी जो है वो फॉल कर जाता है एंड देयर इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अब ये वो कंडीशन है ना जो हमें ऐसा लगेगा कि धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, बेटर हो रही है, लेकिन हो सकता है कि वो रीअकर कर जाए। सो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज एनाफाइलेक्सिस, जहाँ पर सडन हमें एक रिएक्शन देखने को मिलता है जिससे बीपी ड्रॉप हो जाता है। Now coming on to the next, that is precautions. So what precautions we can take so as to avoid these allergies? तो पहली चीज तो ये, इसका कोई एक तरह से परमानेंट क्योर है नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमें सिर्फ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। प्रिकॉशंस जैसे कि हमें सबसे पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस जनरेट करती है या एलर्जिक रिस्पॉन्स जनरेट करती है। वो खाने की चीज़ भी हो सकती है, वो डस्ट, पॉलेंस, कुछ भी हो सकता है। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एलर्जी हमारी बॉडी में हो क्यों रही है। उसमें हमें मेडिकेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मतलब हम दवाई लें और उस दवाई से हम क्या करें, खुद को बचाएं, ठीक है। दूसरा, अवेयरनेस अबाउट एलर्जन, तो जो एलर्जन है उसके बारे में हमें पता हो, और पता है तो उससे रिलेटेड मेडिसिन भी हम अपने पास रखें। दूसरा, एंटी एलर्जी शॉट्स आर क्वाइट हेल्पफुल एंड इन केस यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस एलर्जी तो उस केस में यू शुड गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर। और साथ में ही हमें अगर ये सिचुएशन किसी भी तरह का जो एलर्जी है अगर वो हमें सिवियर होती हुई दिखाई देती है तो उस केस में एक ऐसे डॉक्टर के पास ही जाएं जो एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हो इन सब चीज़ों के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए प्रिकॉशंस लेना, क्योंकि इन एलर्जीज का कोई परमानेंट क्योर नहीं है। तो हमारा काम क्या है, पहली चीज़ कि डॉक्टर के पास जाके ये पता लगाना कि हमें किस चीज़ से एलर्जी है, ताकि डॉक्टर सीरीज ऑफ टेस्ट करके वो पता लगाए और फिर उन चीज़ों से खुद को बचाना। नाउ द क्वेश्चन कम्स हाउ टू डायग्नोज फॉर एलर्जी, कि हमें एलर्जी है और कौन सी है। तो उसके लिए ना एलर्जिक टेस्टिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप एक डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर एक करेक्ट डायग्नोसिस देगा, फिर आपको काउंसिल करेगा और आपको ये बताएगा कि आपको किस चीज़ से बच के रहना है। तो उस केस में आपको एक तो ये पता चल जाएगा कि आपको एलर्जी किस चीज़ से है, और इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि इन सब चीज़ों के करेक्ट डायग्नोसिस से, देन काउंसलिंग से एंड अवॉइडेंस एडवाइस से हम अपने इंसिडेंट्स के सिम्टम्स के इंसिडेंट्स को कम कर सकते हैं, कि मतलब हम उस स्टेज तक ही ना पहुँचे कि वो एलर्जन हम तक पहुँच पाए, ठीक है। देन हमें मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े, मेडिकेशन की ज़रूरत ही ना पड़े, और इससे क्या होगा, इससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी। जैसे अगर आपको पता है कि आपको डॉग से डर लगता है, तो जब आप डॉग को देखोगे तो आप वहाँ से चुपचाप निकल जाओगे कि मुझे कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए, राइट, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। या फिर अगर आपके फ्रेंड के घर में डॉग है और आप मतलब डॉग से बहुत डरते हो, तो एक सीधी सी चीज़ है कि आप उसके घर जाओगे ही नहीं। सो दैट इज़ अवॉइडेंस, ठीक है। तो बस ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। तो आपको किन चीज़ों से बच के रहना है, क्या करना है, और आपकी जो काउंसलिंग हुई है, जो आपको बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है, ताकि हमारी जो ज़िंदगी है वो काफ़ी अच्छे से निकले। तो यहाँ पर दो मेथड्स हैं। द फर्स्ट वन इज स्किन प्रिक टेस्ट एंड एलर्जी ब्लड टेस्ट। तो दोनों जो हैं वो इक्वली वैलिड हैं
और दोनों के इक्वली गुड रिजल्ट्स आते हैं। तो अगर किसी को भी किसी में भी इनका टेस्ट करना है, किसी में भी एलर्जी को डायग्नोज करना है कि किस चीज़ की एलर्जी है, तो ये दोनों मेथड्स यूज किए जाते हैं। तो देखते हैं दोनों मेथड्स में है क्या क्या। तो सबसे पहला जो मेथड है दैट इज स्किन प्रिक टेस्ट, या फिर हम इसे पंचर टेस्टिंग भी बुलाते हैं या प्रिक टेस्टिंग भी बुलाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे ना स्किन पे कुछ छोटे छोटे पंक्चर्स या प्रिक्स किए जाते हैं किसी भी पेशेंट के स्किन के ऊपर, या जैसे हमारी स्किन के ऊपर, किससे, कुछ एक छोटे से प्लास्टिक से या किसी मेटल डिवाइस से। और अब यहाँ पर एलर्जेंस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। सो एलर्जेंस आर इंट्रोड्यूस्ड इंट्राडर्मली टू द पेशेंट स्किन यूजिंग नीडल और अ सिरिंज। ठीक है, तो अब बहुत ही कॉमनली क्या होता है कि ये जो फोर आर्म वाला एरिया है ना, ये वाला जो है, यहाँ पर पेन से मार्किंग की जाती है। जैसे कि अगर ये मेरी एक आर्म है, ठीक है, फोर आर्म है, यहाँ पर ना या मार्क कर दिया जाएगा। पहले पर लिख दिया जाएगा पॉलन, दूसरे पे लिख दिया जाएगा डस्ट। ठीक है, ऐसे हर तरह का 2-3 तरह के जो सस्पेक्टेड एलर्जेंस हैं उनके नाम लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर वही पर्टिकुलर एलर्जन इंट्रोड्यूस किया जाएगा। 30 मिनट्स में अगर यहाँ पर रेडनेस हो गई या किसी तरह से स्वेलिंग हो गई या फिर किसी भी तरह का एक एलर्जिक रिस्पॉन्स जनरेट हो गया, ठीक है, इचिंग हो रही है या फिर बर्निंग सेंसेशन है, सो दैट विल कंफर्म कि उस पर्टिकुलर पेशेंट को किस चीज की एलर्जी है। सो द स्मॉल अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड एलर्जेंस दे आर इंट्रोड्यूस्ड टू द साइट ऑन द स्किन मार्क्ड विद द पेन। तो ऐसे ही मार्किंग की जाएगी और इसी साइट पे एलर्जन इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा और 30 मिनट्स के लिए वेट किया जाएगा और 30 मिनट्स बाद यहाँ पर चेक किया जाएगा कि वो पर्टिकुलर इंसान की बॉडी में कौन सा एलर्जन जो है वो ये सारे रिएक्शंस या फिर रिस्पॉन्सेस जनरेट कर रहा है। कमिंग ऑन टू द ब्लड टेस्टिंग, तो ब्लड टेस्टिंग एक काफ़ी क्विक और काफ़ी सिंपल टेक्निक है और साथ ही काफ़ी सेफ है। देखो, जब हम स्किन प्रिक टेस्ट कर रहे थे ना, तो उसमें क्या कर रहे थे कि पेशेंट की स्किन के ऊपर ही एक टेस्टिंग हो रही है, वहीं पर एलर्जेंस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और फिर हम सेंसिटिविटी चेक कर रहे हैं। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। इस केस में सिंपली पेशेंट का ब्लड लिया जाता है और उसको लैब में भेज दिया जाता है फॉर एनालिसिस। अब क्या होगा, जब ये सैंपल एनालाइज होता है तो इस सैंपल में ये चेक किया जाता है कि उसमें एंटीबॉडीज कौन सी हैं। तो रिकॉल करो, जब हमने चैप्टर शुरू किया था ना, तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जब भी हमारी बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शन या रिस्पॉन्स जनरेट होता है तो उस केस में हमारी बॉडी जनरेट करती है कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, दैट इज आईजीज। ठीक है, तो आईजीज को क्या बुला रहे थे हम, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं ना, ये पर्टिकुलर एलर्जन के स्पेसिफिक होते हैं। मान लो डस्ट से एलर्जी है तो इसके स्पेसिफिक आईजी जो है वो जनरेट होगा। अगर पॉलन से एलर्जी है तो इससे स्पेसिफिक आईजी जनरेट होगा। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जिस भी पर्टिकुलर एलर्जन जो हमारी बॉडी में एंटर किया है, जिसने ये एलर्जी का रिस्पॉन्स ट्रिगर किया है, उसी से रिलेटेड एंटीबॉडी हमारे अब ब्लड में होगी और इसी एंटीबॉडी को टेस्ट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को किस चीज़ की एलर्जी है। तो देखो, ये काफ़ी सेफ है, काफ़ी क्विक भी है और इसमें इंसान को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जो स्किन प्रिक टेस्ट है ना, वो हम सब पे नहीं कर सकते। जैसे हम किसी छोटे से बच्चे पे नहीं कर सकते, हम किसी ओल्ड एज इंसान पे नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि कैसा रिएक्शन हो जाएगा। ना ही हम किसी प्रेग्नेंट वीमेन पे कर सकते हैं, ना ही किसी ऐसे इंसान पे कर सकते हैं जिसको मल्टीपल डिजीजेस हैं, राइट। तो उस केस में ब्लड टेस्टिंग जो है, इट इज़ द ओनली मेथड to find out the allergen that is present, that is causing the allergic response in the person's body. ठीक है, so I hope this much is clear. कोई doubt है so please ask it on Ask Question section. Now before wrapping up this session and also the complete syllabus of our class 7 biology, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ questions लेंगे. So the first question is, name the inflammatory chemical released by the basophils causing skin reaction or the constriction of bronchioles. तो inflammatory chemical कौन सा है? So this inflammatory chemical is histamine. कौन सा है? Histamine है.
ठीक है। ये जो हिस्टामिन है इसे हमारे बॉडी में बेसोफिल्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से स्किन में रिएक्शंस होते हैं, ब्रोंक्यूल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द क्वेश्चन इज विच टेस्ट इज मोस्ट फेवर्ड फॉर टेस्टिंग एलर्जी, प्रिक टेस्ट और ब्लड टेस्ट, एंड व्हाई? तो देखो अभी हमने दोनों टेस्ट पढ़े हैं और मैंने आपको बताया था कि जो प्रिक टेस्ट है ना, उसमें जो भी एलर्जन है उस एलर्जन को हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं, डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर देते हैं ऑन पेशेंट्स बॉडी, वेयर एज ब्लड टेस्ट में हम क्या करेंगे, हम ब्लड का सैंपल लेंगे और फिर उसकी टेस्टिंग करेंगे इन लैब। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा फेवर्ड जो है वो ब्लड टेस्ट है, क्योंकि हम हर किसी की स्किन पे जाके टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं, ना ही एक छोटे से बच्चे, ना ही किसी डिजीज इंसान के, ना ही एल्डरली पीपल के, और ना ही किसी प्रेग्नेंट लेडी के। तो उस केस में इन सब पे एक ही टेस्ट करना सबसे सेफ है, एंड दैट इज द ब्लड टेस्ट। Clear? So I hope this much is clear. So this was all from the today's session. I hope you liked the session. I hope you enjoyed the session. I hope you understood the concepts. अगर कोई भी doubt है, please ask it on Ask Question section of learnerhub.com. So with this, we complete our syllabus for class 7 ICSE Biology. Now please go through all the videos. कहीं पर कोई भी doubt हो, please ask it on Ask Question section.